मैं आपसे बातचीत कर सकता हूं, कोई किसी प्रकार का संकोच तो नहीं है, आपको गार्ड तो नहीं बुलाने पड़ेंगे मुझे निकालने के लिए। मनोज जी, सवाल तब उठता है कि वो जो असलम जैदी हैं, बाबर हैं और एक दो और डॉक्टर हैं, उन लोगों को कार्ड जाता है और वो शादी में संलिप्त होते। कार्ड आपको भी मिला था कि आपको कार्ड मिला ही नहीं? चूँकि डॉक्टर अदील हमारा एम्प्लॉय था, उसको अपॉइंटमेंट हमने दिया था, हम नहीं जानते कि वो एक आतंकवादी था। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद अब देश की सुरक्षा एजेंसियां लगातार इस वक्त सतर्क है और पूछताछ जारी है। एनआईए हो, आईबी हो या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस इस वक्त सहारनपुर में लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है और उसके साथ साथ पूछताछ भी चल रही है। यही जो फेमस मेडिकेयर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पर इस वक्त आईबी के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, क्योंकि यहीं से वो डॉक्टर आदिल पकड़ा गया था जो जम्मू कश्मीर में पोस्टर लगा रहा था। शादी के बाद जैसे ही वो यहाँ से पकड़ा गया, जिसने कई किलो आरडीएक्स को छुपाया हुआ था और जानकारी के बाद जब उसको दबोचा गया, उसके बाद से लगातार अब तक पूरी तरह से सुरक्षा एजेंसियां किसी को छोड़ने के मूड में नहीं है और अस्पताल में जो प्रशासन जो है उनसे बातचीत करेंगे। कल तो हमें यहाँ से भगाने की कोशिश हुई, लेकिन हम रुकने वाले नहीं है, बेबाकी से सवाल पूछेंगे, हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि 13 लोगों की जान चली गई, 13 लोगों का जीवन खत्म हो गया। ऐसे में हम बेबाकी से सवाल पूछते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। तो आइए चलते हैं यहाँ के एडमिन से बातचीत करने की आखिरकार हो क्या रहा है और इस पर उनकी क्या सफाई। आइए मेरे साथ। मनोज मिश्रा जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मनोज जी नमस्कार, मैं आपसे बातचीत कर सकता हूं, कोई किसी प्रकार का संकोच तो नहीं है, आपको गार्ड तो नहीं बुलाने पड़ेंगे मुझे निकालने के लिए? नहीं सर, नहीं। पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा और आप ही के चैनल के माध्यम से, और मैं बहुत खेद व्यक्त करता हूँ कल जो भी घटना आपके साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण है। चूँकि डॉक्टर अदील हमारा एम्प्लॉय था, उसको अपॉइंटमेंट हमने दिया था, हम नहीं जानते कि वो एक आतंकवादी था और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि प्रशासन, मीडिया या कोई भी जनमानस अगर हमसे सवाल करता है तो उसकी पूरी जवाबदेही हमारी है। और मैं बहुत ही ईमानदारी से आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता को बताना चाहता हूँ कि यदि हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो देशद्रोह की किसी भी घटना में संलिप्त है, मतलब हज़ारों लोगों की जान पे बन सकती थी अगर ये आतंकवादी ना पकड़ा जाता, तो हमें उचित सज़ा दी जाए। और हमें अपनी कानून व्यवस्था पे, एजेंसीज पे पूरा भरोसा है जो हमें निरंतर बचाती रही हैं ऐसी घटनाओं से। मनोज जी, लगातार पुलिस भी आ रही है, अभी कुछ डर बना हुआ है क्या मन में? कुछ संकोच है कि कुछ क्या होगा क्या नहीं, भविष्य क्या है? लगातार हमने जब कल वीडियो रिकॉर्ड किया, लोग भी बातें कर रहे हैं कि अस्पताल के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। असल में अस्पताल है किसका और अब आप आगे क्या सोच रहे हैं, कैसे बचाव होगा? सर, पहली बात तो इसमें यह है कि जो लोग बोल रहे हैं, मैं भी कमेंट पढ़ता हूँ, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों ने हमें भी देशद्रोही आतंकवादी सा घोषित कर दिया और ये बहुत पीड़ादायक है। हम लोग रात को सो नहीं पा रहे हैं, ना ही हमारी समझ में आ रहा है कि एक आदमी जो दिन रात एक डॉक्टर जैसा पेशा, वाइट कॉलर जॉब है, वो इस तरह की घटना कर सकता है और उनका पूरा मॉड्यूल काम कर रहा है। अच्छे पढ़े लिखे लोग ऐसा कर रहे हैं। और ये जो अस्पताल है, ये अस्पताल फेमस हैंडीक्राफ्ट है, एक सहारनपुर की जानी माने प्रतिष्ठित लोग हैं, उन्होंने इस अस्पताल का निर्माण करवाया था। निर्माण करवाने के बाद ये अस्पताल हम सारे ऑपरेशनल राइट हमें 9 अप्रैल 2023 से पूरे ऑपरेशनल राइट हमारे पास है और यहाँ पर जितना भी स्टाफ भर्ती किया जाता है या निकाला जाता है, जो भी मैनेजमेंट है, वो हमारे द्वारा ही के द्वारा है। मतलब कोई डॉक्टर रखना हो या किसी डॉक्टर को यहाँ से छुट्टी करनी हो तो ये सब जिम्मेदारी आपकी है। तो ज़्यादा लंबी बात ना करते हो, डॉक्टर अदील कैसे आपके संपर्क में आए, यहाँ पे उनको कौन लाया और उसके बाद कितने दिन उन्होंने काम किया? सर, डॉक्टर अदील से मेरा संपर्क हुआ। हमारे यहाँ एक जनरल सर्जन हैं डॉक्टर अंकुर चौधरी, उनकी मिसेस भी डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर संयुक्ता मणि हमारे यहाँ काम करती हैं। डॉक्टर अंकुर और डॉक्टर अदील सहारनपुर में दिल्ली रोड पे एक हॉस्पिटल है, वीवरोस हॉस्पिटल, वहाँ पर काम करते थे। तो डॉक्टर अंकुर चौधरी हमारे यहाँ आ गए वहाँ से रिज़ाइन करके। मैंने उनको बोला, सर आपका कोई कलीग हो या कोई सहपाठी हो जो कि MD मेडिसिन की डिग्री रखता हो, अस्पताल में जगह खाली है और हमें चाहिए अर्जेंट। तो इस बीच काफ़ी कश्मीरी डॉक्टर्स भी मेरे से मिलने के लिए आए, लेकिन उनका वो किसी एजेंसी के माध्यम से आए थे। तो डॉक्टर अंकुर चौधरी से ही मुझे डॉक्टर अदील का नंबर मिला
और डॉक्टर आदिल से मैंने खुद फ़ोन करके बात करी और एक सैलरीज़ के नेगोशिएशंस होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, वो प्रॉपर हमारे बीच में उन चीज़ों पे डिस्कशन हुआ। डिस्कशन होने के बाद हमने उनको प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया और 20 मार्च 2025 को ऑफिशियली उन्होंने हमारे हॉस्पिटल को ज्वाइन किया। इसमें संदेह ना होने के कई सारे कारण थे। एक तो धारा 370 हटने के बाद चीज़ें बदली हैं काफ़ी, तो ऐसा हमें भी अच्छा लगा कि कश्मीर के लोग यहाँ आएंगे, यहाँ कश्मीर जाएंगे तो आपस में संवाद बढ़ेगा, तो एक रिश्ते गहरे होंगे। दूसरी बात, सहारनपुर शहर में पहले से ही काफ़ी कश्मीरी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। एक डॉक्टर ज़मीर अहमद हैं, शफीक रुबानी हैं, जिनका देवबंद में अपना हॉस्पिटल है और वो एज ऑन कॉल सर्जन हमारे यहाँ काम करते हैं और सैकड़ों सर्जरी उन्होंने हमारे यहाँ की। बहुत अच्छा काम था उनका। इसी के साथ साथ सहारनपुर में से डॉक्टर एजाज अहमद हैं, HMT हॉस्पिटल में कोई MD मेडिसिन है, काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, तो शक नहीं बनता था। तीसरा, जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उनका, वो भी यूपी मेडिकल काउंसिल में हुआ है। यूपी मेडिकल काउंसिल ने जब उनको प्रैक्टिस की अनुमति दे दी है यहाँ पे प्रॉपर, उनका वहाँ से लाइसेंस कैंसिल करके, कोई शक नहीं था कि डॉक्टर जैसे नॉर्मल जो रिक्रूटमेंट है उसी तरीके से है। लेकिन मनोज जी, सवाल तब उठता है कि वो जो असलम जैदी हैं, बाबर हैं और एक दो और डॉक्टर हैं, उन लोगों को कार्ड जाता है और वो शादी में संलिप्त होते। कार्ड आपको भी मिला था कि आपको कार्ड मिला ही नहीं? नहीं सर, मेरे को कोई कार्ड नहीं मिला। तो ये सवाल यहाँ पे है कि जो प्रमुख है, मतलब सब देख रेख आप ही के पास है इस पूरे अस्पताल की, रिक्रूट करना भी आपको और किसी को निकालना वो भी है, लेकिन आपको कार्ड ना दिया, तो सारे स्टाफ को कार्ड नहीं दिया गया, सिर्फ इन कुछ 3-4 डॉक्टर्स को कार्ड दिया गया? क्यों हुआ? ये देखिए, ये उनका निजता का विषय है, उनका व्यक्तिगत मैटर है, वो किसको कार्ड देते हैं नहीं देते हैं, तो ये उनकी व्यक्तिगत अंदर की जो बॉन्डिंग या वो बैठना उठना होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। ना तो हमें कार्ड दिया गया, ना ही हमारे मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से उस समारोह में शामिल हुआ। मैं कश्मीर हालांकि आज तक गया ही नहीं हूँ मैं कश्मीर। और इवन डॉक्टर आदिल को मैंने 24 अक्टूबर को मैसेज किया था हॉस्पिटल ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि आप 1 महीने की छुट्टी पे वो काम सफ़र करता है, तो उन्होंने मुझे उसका भी जवाब नहीं दिया। जब वो यहाँ से जा रहे थे शादी के लिए, तब उन्होंने आपके पास आए होंगे कि मुझे इतने दिन की छुट्टी चाहिए, मेरी शादी है? उन्होंने मुझे बताया था कि मुझे छुट्टी चाहिए और मेरे को सैलरी चाहिए जल्दी, क्योंकि मेरे को शादी की चीज़ें करनी है। और एक मैसेज उनका मेरे पास ऐसा था कि मेहर की रकम जानिए 10 लाख रुपए मुझे अपने इन लॉज को देने हैं और आप टाइम से सैलरी दीजिए। तो आप अगर उनका मेरा पूरा कन्वर्सेशन देखेंगे तो उसमें आपको यही मिलेगा, या तो सैलरी की बात है या किसी मरीज के बारे में बात है। इसके अलावा उनका मेरा कभी भी व्यक्तिगत संवाद नहीं हुआ, ना वो करते थे ना हमने किया। तो मतलब असलम जैदी और बाबर या 1-2 जो डॉक्टर हैं वही कश्मीर गए उनकी शादी में? 5-6 लोग, मुझे पूरे तो नहीं मालूम है, लेकिन हाँ हमारे यहाँ से जो मेरी नॉलेज में हमारे मैनेजमेंट से 25-26 सितंबर को मिस्टर असलम जैदी, डॉक्टर बाबर और डायलिसिस यूनिट है हमारे यहाँ जो कि शिवम शर्मा जी चलाते हैं, रिद्धि सिद्धि रीनल केयर के नाम से। उनका एक डायलिसिस टेक्नीशियन है अताउर रहमान, वो गए थे और वो तीनों सहारनपुर में ही हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर चुकी है, बार बार कई राउंड की उनसे पूछताछ हो चुकी है उनसे। अभी जब हम अस्पताल में आए तो ये मतलब एक डॉक्टर या मान लो किसी से भी मुलाकात कर रहे हैं, आप ही मिल गए, नाम बताने में क्या दिक्कत है? असलम जैदी अपना नाम बताने से क्यों हिचकते रहे? क्या ऐसी प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही है? नाम तो कोई, मेरा नाम है, मेरे माता पिता ने रखा और यहाँ मुझे सब नाम के नाम से जानते, तो मैं तो नाम किसी को भी बता सकता हूँ। आपने असलम जैदी से पूछा नहीं नाम बताने में क्या दिक्कत है? मेरी रात को उनसे बात हुई थी, उन्होंने खुद मेरे को पर्सनल मैसेज, आप चाहे मैं दिखा सकता हूँ, माफ़ी मांगी है उन्होंने कि मेरे को भी लगता है कि मेरे से गलत चीज़ हो गई। और वो एक अगर आर्म फोर्सेस से रिटायर व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं, दिन भर जब बार बार पूछा जा रहा है, हो सकता है आवेश में आके कुछ बोल दिया उन्होंने, देखा, और मैं उसके लिए खुद भी बहुत शर्मिंदा हूँ, माफ़ी मांग चुका, और वो खुद भी शर्मिंदा है इस चीज़ के लिए और आपसे वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार है। दिल्ली की घटना मनोज जी आपने देखी, इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया दिल्ली में, और जब आपको पता चला कि यहाँ से तार जोड़े जा रहे हैं, एक डॉक्टर जो आपके यहाँ प्रैक्टिस करता था, उसको हाव भाव भी आपने देखा होगा, तब आपके जहन में क्या हुआ? कुछ सीसीटीवी फुटेज भी आप देखते होंगे कि कैसा था, तब बहुत सारी चीज़ें चलती हैं जो बाद में समझ में आ। मैंने आपको बताया हम सैडिंग से सो भी नहीं पा रहे हैं, लोग हम पे भी लांछन लगा रहे हैं कि हम देशद्रोही हैं, जबकि हमारा कहना है कि आप हमारी जांच करवा लीजिए और अगर हम दोषी हैं तो हमें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और वो घटना बहुत दर्दनाक है कि किसी की आइडेंटिफिकेशन ऐसे हो रही है कि एक हाथ पे माँ का नाम लिखा है, एक हाथ पे पिता का नाम लिखा है और आप उस टैटू से पहचान रहे हो, तो ये हिला देने वाली चीज़ है।
ऐसे लोगों का मुझे नहीं लगता कोई धर्म होता है या जाति होती है। ऐसे लोगों को तो सीधा फांसी पे लटका देना चाहिए। कोई कैसे कर सकता है ऐसी धर्म? और 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा करना, और आप एक सज्जन पुरुष की तरह बिहेव कर रहे हो। ये तो अगर एजेंसीज टाइम पे यदि पर्दा ना फाश करती तो सर इससे कहीं बड़ी घटना देश में होने, कम्युनल दंगे हो जाते। मतलब इसका आप सोच भी नहीं सकते कि क्या होगा। और उस दिन से, जिस दिन से डॉक्टर अदील को जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी ने उठाया है, रोज़ नई नई चीज़ें निकल के आ रही हैं कि पहले उनको उठाया गया, फिर 300 किलो एक्सप्लोजिव मिला, फिर 3000 किलो मिलता है, फिर लाल किले की घटना होती है, फिर कोई महिला मिलती है, कोई यूनिवर्सिटी है। ये सब कुछ हिला देने वाला है। ना तो हम बात कर पा रहे हैं, ना हम सो पा रहे हैं। पहले आपको किसने बताया कि डॉक्टर अदील को, मतलब यहाँ आके वापस उन्होंने ज्वाइन तो किया था ना अपनी शादी से? कितने दिन यहाँ पे ज्वाइन किया और उनका हाव भाव कैसा रहा जैसे ही वो आए? एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, मेरे और भी काम है। उन्होंने 1 नवंबर 2025 को ज्वाइन किया। उन्होंने मेरे से कोई संपर्क नहीं हुआ। और हमारा अस्पताल जो है आयुष्मान योजना में अनुबंधित है। तो हमारे जो डायलिसिस के मरीज हैं, जिस दिन ये घटना हुई उस दिन वो सुबह सुबह जल्दी आए, परेशान थे जैसा वो लोगों ने बताया। और डायलिसिस के मरीजों के साथ, हर मरीज के साथ फ़ोटो होती है विद लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, रियल टाइम आपको सॉफ्टवेयर में अपलोड करनी होती है कंसर्न कंसल्टेंट के साथ। तो उन्होंने डायलिसिस के कुछ पेशेंट्स छोड़ दिए और मेरे ही एक स्टाफ का फ़ोन आया कि डॉक्टर अदील अचानक से छुट्टी चले गए हैं, आपको बता के गए हैं। तो मेरे लिए शॉकिंग सा था। फिर मैंने जानने की कोशिश करी तो पता लगा परेशान थे और चले गए। मैंने पूछा क्या हुआ, परमानेंट छोड़ दिया क्या? तो मुझे स्टाफ ने बताया, कह रहे हाँ शायद चले गए हैं। मैंने कहा यार ऐसे कैसे जा सकते हैं, उनके जॉब एग्रीमेंट में है कि वो 1 महीने का नोटिस देंगे, हाउ दे कैन लीव। फिर मैंने कॉल करने की कोशिश की तो फ़ोन नहीं लगा। फिर शाम को मेरे ही स्टाफ का फ़ोन आया कि सर आपसे अर्जेंट बात करनी है, कुछ कॉन्फिडेंशियल है, आप बताइए। मैंने कहा मैं सहारनपुर आता हूँ, अभी हरिद्वार हूँ, लेकिन आप मुझे फ़ोन पे बताइए। तब उन्होंने बताया कि डॉक्टर अदील ने बोला कि मेरी माताजी की तबीयत ख़राब है और बहुत परेशान हुए, मुझे तुरंत घर निकलना होगा, आप मेरे को सरसावा से चंडीगढ़ की बस में बिठा दीजिए और बस में बैठ के चंडीगढ़ जाने के बाद मैं बाई फ्लाइट श्रीनगर चला जाऊँगा और श्रीनगर से मम्मी को देख के 1 आध दिन में वापस आ जाऊँगा। तो मैंने कहा ये तो चलो मम्मी की तबीयत ख़राब है, तो फिर मम्मी की तबीयत ख़राब है तो पर आने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं आएंगे। फिर तब जाके फिर बाद में पता लगा कि पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी ने संयुक्त कार्रवाई में उनको उठाया और हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर भी साथ में थे, डॉक्टर बाबर ही साथ में थे जब इस टाइम पुलिस ने उनको रिकवर किया और उनको, डॉक्टर बाबर को छोड़ दिया और बोला आप लोग जाइए, ये टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। इसके बाद मैंने डॉक्टर बाबर, मेरे पास तो कोई संपर्क था नहीं, डॉक्टर बाबर ने उनके दोनों भाइयों के नंबर दिए, वो भी स्विच ऑफ मिले। फिर उनके कश्मीर में किसी अंकल का नंबर मिला, बात हुई तो उनके अंकल ने बताया जो देश विरोधी गतिविधियां होती हैं या जो अलगाववादी विचारधारा है, ये व्यक्ति उसको प्रमोट करता था और हम इसे मना करते थे। और ज़्यादा मैं आपसे बातचीत नहीं कर पाऊंगा क्योंकि एक सेंसिटिव मैटर है और हमारी पुलिस भी इस पर बहुत सख्त है, प्रशासन भी सख्त है, हमें ठीक नहीं लगता। और अगले दिन फिर मुझे जयपुर जाना था और मुझे मीडिया के माध्यम से फ़ोन आया कि वो जैश-ए-मोहम्मद के कुछ फ़ोटो लगा रहे थे और उसमें वो आइडेंटिफाई हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। तो हमें पूरी कहानी समझ में आ गई कि मामला काफ़ी बड़ा है। और मैं तो ये सोच रहा था कि उनको पारिवारिक कोई विवाद है, नई शादी हुई है, कुछ हो गया होगा, आजकल चलता है। तो ये सब कुछ शॉकिंग है और सर हम सच में बहुत इसके लिए मतलब माफ़ी भी चाहेंगे अपने देश से, दर्शकों से आपके, कि हमारी नाक के नीचे कोई ऐसा आदमी काम कर रहा था जो लाखों जिंदगियों के लिए मतलब काल बन सकता था और इतना बड़ा नुकसान दे सकता था जो सोच में। सबसे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। तो दिया है, 13 लोग चले गए, उनका परिवार उजड़ गया। लेकिन सवाल ये है, जब आपको पता चला घटना का, सब कुछ हुआ, तो सामने से आपने, चलिए अदील का तो पोस्टर हटा ही दिया अपने बचाव में या जैसे भी आपको लगा आनन फानन में, लेकिन असलम जैदी का पोस्टर भी हटा दिया, बाबर का भी हटा दिया, तो आपको मतलब शक हो गया कि ये भी तो कहीं इन्वॉल्व नहीं है, ये भी वहाँ गए थे, ऐसा कुछ दिमाग? नहीं, मैं सेंटेंस को क्लियर करता हूँ। एक तो असलम जैदी जी का कहीं पे भी कोई नाम नहीं थे, डॉक्टर बाबर का था। अदील को हमने इमीडिएट सस्पेंड किया, जो हम कर सकते थे, हमारे पास बहुत कुछ करने को था नहीं। सस्पेंशन लेटर हमने उनको मेल किया, मेल करने के साथ हमने बाई पोस्ट उनके घर पे भेजा। और जो डॉक्टर बाबर हैं तो उनका नाम मैंने नहीं हटाया, उनका नाम हमारे प्रशासन द्वारा नहीं हटाया गया, डॉक्टर बाबर ने खुद ही प्रिकॉशनली अपना नाम हटवाया वहाँ से। उसके बाद मैंने उनको बोला कि फोर्स स्लीप पे जाइए आप, जब तो एनओसी नहीं मिलती, जल्दबाजी में समझ में नहीं आता क्या करें।
उसके बाद जब हमने चीज़ें मीडिया में देखी और डॉक्टर बाबर यहीं पे मौजूद हैं, हमने कहा आप आइए और बैठिए, अपना काम कीजिए नॉर्मल। अगर गलत है तो NIA है, IB है, पुलिस है, अपना काम कर रही हैं। अगर आप एक्यूज़ हो, आप या मैं कोई भी हो, तो वो हमें उठाया जाएगा, जांच का विषय है। किसी से छुपना या भागना या गलत स्टेटमेंट देना गलत होता है। तब से वो अस्पताल में अपना काम कर रहे हैं, जो कर सकते हैं, और सभी को वो जवाब दे रहे हैं। चलिए, तो मनोज जी जिन्होंने सारी पूरी घटना को, पूरी पिक्चर क्लियर करी कि आखिरकार किस तरीके से क्या कुछ हुआ, कब इनको पता चला, आगे क्या फर्दर जो एक्शंस थे वो इन्होंने लिए, उस पूरे मुद्दे पर इन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। आप भी अपनी राय रखिए और लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से चलती रहेगी बेबाक। नमस्कार।